दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रीतिकाल के एक बहुत ही प्रमुख कवि पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग भूषण की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आप सभी को बता दूं कि अगर आपके सिलेबस में भूषण को संकलित किया गया है तो भूषण से 3 ऐसे संभावित प्रश्न हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहला तो रहेगा कि भूषण की काव्यगत विशेषताएं, जिसको आप काव्य सौष्ठव भी कह सकते हैं, काव्य सौंदर्य भी कह सकते हैं, या फिर लेखनी की प्रमुख प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा सकता है आपसे कि वीर रस के महाकवि भूषण, इस बात को प्रतिपादित कीजिए। जी हाँ, भूषण जो है वे वीर रस के महाकवि माने जाते हैं, तो ये प्रश्न संभावित है, आपसे परीक्षा में पूछी जा सकती है। और तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भूषण की काव्य में राष्ट्रीय चेतना या फिर राष्ट्रीय भावना। तो भूषण पर ये 3 संभावित प्रश्न जो है आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने उत्तर को इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि अगर आपसे भूषण की काव्यगत विशेषताएं पूछे, या फिर वीर रस के कवि भूषण पर प्रश्न पूछे, या फिर भूषण की काव्य में राष्ट्रीय चेतना, अगर आपसे ये तीनों प्रकार के प्रश्न पूछते हैं तो आप इस उत्तर को निश्चित रूप से लिख सकते हैं, क्योंकि इस उत्तर को मैंने इस प्रकार से डिज़ाइन किया है कि ये तीनों ही प्रश्न से मेल खाता है। तो चलिए आज के विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसबी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना लिखने से पूर्व मैं आप सभी को बता दूं कि अधिकतर मैं हर कवि की काव्यगत विशेषताओं में आपको 9-10 बिंदुएं लिखाता हूं, लेकिन यहाँ मैंने केवल 6-7 बिंदुएं लिखाई है। लेकिन ये भी आपके लिए पर्याप्त है, क्योंकि ये 4-5 पृष्ठ तो होगा ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इस बिंदुओं में मैंने हर बिंदु को थोड़ा विस्तार के साथ में चर्चा किया है। तो चलिए प्रस्तावना पर बात करते हैं। प्रस्तावना में आप क्या लिखेंगे? जाहिर सी बात है, प्रस्तावना में आप भूषण के विषय में लिखेंगे। वीर रस के महाकवि भूषण के जीवन के विषय में कुछ भी निश्चित रूप से प्रमाणिक नहीं है, परंतु यह निश्चित है कि भूषण जो है वो रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ एवं सर्व प्रमुख वीर रस के कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उनका जन्म जो है सन 1930 ईस्वी को हुआ था, और कौन से स्टेट में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्नाकर बताया जाता है, और यह भी कहा जाता है कि भूषण जो है वो चिंतामणि, मतीराम तथा जटाशंकर के भाई थे। ये सभी भी रीतिकाल के ही कवि है, तो कहा जाता है कि ये चारों जो है ये भाई थे, आपस में भाई भाई थे। ये भ्रम का विषय है, वे सच में भाई भाई थे या नहीं ये आज तक भ्रम है, लेकिन परंतु कुछ विद्वानों ने इस बात को सिद्ध करने का भी प्रयास किया है। भूषण जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराज छत्रसाल के राज कवि थे, दरबारी कवि थे। भूषण को भूषण नाम की उपाधि जो है वो चित्रकूट के राजा रुद्रसाल सोलंकी से प्राप्त हुआ था। ये नाम से उनको इतनी प्रसिद्धि मिली कि आज उनका वास्तविक नाम ही अज्ञात है। रीतिकाल में और एक भूषण नामक कवि हुए जिनका नाम था मुरलीधर भूषण। अब महाकवि भूषण या फिर मुरलीधर भूषण एक ही है या अलग अलग व्यक्ति है, ये भी मतभेद का विषय है। भूषण के विषय में एक कहानी जो चर्चित है कि कहा जाता है कि भूषण जो है कुछ नहीं किया करते थे, घर में ही रहते थे। तो एक दिन भाभी ने उनको ताना मारा नमक को लेकर, ठीक है। तो फिर वे अपने भैया के पास चले गए, चिंतामणि, जो कि औरंगजेब के दरबारी कवि थे। तो वहाँ भूषण भी दरबारी कवि नियुक्त किए गए, लेकिन परंतु एक बार सभा में औरंगजेब ने जब कहा कि आप सभी सदैव मेरे तारीफ़ ही करते हैं, आज मेरे विषय में कुछ बुरा भी करें, तो कोई कवि ने नहीं कहा, लेकिन भूषण ने कह दिया। औरंगजेब में जो जो बुराइयां थी भूषण ने 2-4 पंक्तियों में ही कह दिया। तो कहा जाता है कि फिर वहाँ से वे फरार हो गए, और इस तरह से वे शिवाजी के पास आ गए, और वहाँ पर शिवाजी तथा छत्रसाल के राज दरबारी कवि कहे गए। और जब उन्होंने वहाँ काव्य रचनाएं शुरू की तो उन्होंने अपने प्रथम कमाई से 1 ट्रक भर नमक घर में भेजा भाभी को। उनकी भाभी ने नमक के लिए उनको ताना मारा था, ठीक है। तो ये कहानी चर्चित है उनके विषय में। भूषण की रचनाओं की बात करें तो इनकी कुल 3 रचनाएं मानी जाती है: शिवराज भूषण, शिव वावनी तथा छत्रसाल दशक। अब
आगे भूषण की काव्यगत विशेषताएं विस्तार पूर्वक निम्नलिखित है। अगर आपसे काव्यगत विशेषताएं पूछे तो अंतिम लाइन आप ये लिखेंगे। और अगर आपसे ये पूछे कि भूषण जो है वो रीतिकाल के वीर रस के महाकवि थे, इस बात को प्रतिपादित कीजिए, तो आप लिखिए कि आगे भूषण की काव्य में ओज एवं वीर रस सौधारण सहित निम्नलिखित है। और अगर राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्रीय भावना पर प्रश्न पूछे तो आप लिखिए कि अब आगे भूषण की काव्य में राष्ट्रीय चेतना विस्तार पूर्वक उदाहरण सहित निम्नलिखित है। तो ये बिंदु को, ये लाइन को लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। इसी से पता चलता है कि आगे का आंसर जो है वो किस प्रकार से आपने लिखा है। तो चलिए एक एक कर उनकी काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करते हैं, जो इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से उनकी वीर रस का चित्रण भी है, वीरता का चित्रण भी है वहीं, और उनकी काव्य में राष्ट्रीय चेतना भी है, ठीक है। सबसे पहला काव्यगत विशेषताएं होगा वीरता का चित्रण, जिसको आप वीर रस की प्रधानता भी कह सकते हैं। जहां रीतिकाल में एक और श्रृंगार परक सौंदर्य वर्णन की कविताएं लिखी जा रही थी, वहीं इन सबसे परे कवि भूषण ने वीर रस तथा ओज गुण से परिपूर्ण काव्य लिखे। यही कारण है कि भूषण को वीर रस का प्रतिनिधित्व कवि माना जाता है। उनकी संपूर्ण रचनाएं वीर रस पर आधारित है, और वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। ये आप सभी को पता होगा, अगर आपने रस को पढ़ा होगा तो वीर रस का स्थायी भाव जो है वो उत्साह है। तो भूषण जो भी वीर रस पर आधारित रचनाएं लिखते उसमें उत्साह वर्णित होती थी। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो इस पंक्तियों को लिख दीजिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। अब उनकी अगली काव्यगत विशेषताएं होगी युद्धों का सजीव वर्णन। आप सभी को पता होगा कि वीर रस के 4 प्रकार बताए जाते हैं: युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर तथा दयावीर। और महाकवि भूषण के काव्य में वीर रस के ये चारों ही प्रकार आपको देखने को मिलता है। कवि राजाओं तथा उनके योद्धा के युद्ध नीति और कौशल का बड़ा ही सजीव वर्णन करते हैं। उदाहरण सहित आप लिख सकते हैं कि एल फेल खेल भेल खलक में मेल गेल, गजन की ठेल पेल सेल उलसत है, तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जीमी, थारा पर पारा पारावर यूं हलत है। उसी तरह हम उनके काव्य में दानवीर के झलक को भी देख सकते हैं। उन्होंने शिवाजी पर लिखा है कि जाहिर जहान सुनी दान के बखान आजू, महादानी शाही तने गरीब नेवाज के, भूषण जवाहिर जुलूस जरबाक ज्योति, देखी देखी सरजा की सुकवी समाज के। तो इसको भी आप लिख दीजिएगा। इन पंक्तियों में दानवीर का चित्रण हमें देखने को मिलता है। फिर आगे लिखिए कि भूषण की काव्य में राष्ट्रीय चेतना या फिर राष्ट्रीय भावना। भूषण ने वीरता से भरी जो भी काव्य रचे उनमें धर्म, संस्कृति तथा हिंदू जाति की रक्षा पर अधिक बल दिया गया है। अर्थात उनकी काव्य में राष्ट्र के प्रति प्रेम व समर्पण देखी जा सकती है। भूषण के काव्य में तत्कालीन अत्याचारी मुगल सम्राट औरंगजेब के प्रति विद्रोह का स्वर भी हम देख सकते हैं। रीतिकाल में अधिकतर रचनाकार जो है वो राज दरबारी कवि थे, और उनकी ज़्यादातर रचनाओं में अपने राज्यश्रेयों की अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन हमें देखने को मिलता है, और ये अनायास ही भूषण की काव्य में भी आता है। परंतु भूषण ने उन सबसे परे राष्ट्र पर बात की, उन्होंने जन कल्याण पर बात की है। तो उदाहरण सहित आप एक पंक्तियों को लिख सकते हैं कि देवल गिरावते फिरवते निशान अली, ऐसे समय राव राने सर्वे गए लौकी, गोरा गणपति आप औरंग की देखी ताप। तो ये बिंदु और भी है, परंतु हम इतना लिख देंगे तो पर्याप्त हो जाएगा। अब अगली बात करते हैं देश प्रेम। भूषण दरबारी कवि तो भले ही थे,
परंतु वे मात्र शिवाजी और छत्रसाल के कवि थे और ये दोनों ही राजा महावीर राजा थे जो अपने देश के प्रति बहुत प्रेम रखते थे। भूषण इन राजाओं की वीरता का चित्रण कर अप्रत्यक्ष रूप से देश के प्रति उनका देश प्रेम व देशभक्ति दिखा रहे थे। उन्होंने धन की लालसा में काव्य रचनाएं नहीं की, अपितु देश के रक्षा के लिए, देश के संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने काव्य रचनाएं की। उदाहरण सहित आप इन पंक्तियों को लिख सकते हैं कि वेद राखे विदित पुराण परिसिद्ध राखे, राम नाम राखियो अति रसना सुधर में, राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल सर्वधर्म राखियो घर में। तो इन पंक्तियों को आप देश प्रेम पर लिख दीजिएगा। वीडियो भी चलता रहेगा और आप साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप वीडियो की भावना में ये सब करना भूल जाते हैं। वीडियो भी चलता रहेगा, साथ ही साथ लाइक करें, कुछ पूछना हो, सुझाव देना हो, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करते रहे, क्योंकि ऐसा करने से हमें इनकरेजमेंट मिलता है। अब आगे लिखिए कि आचार्य दाताओं की प्रशंसा। भूषण रीतिकालीन कवियों की भांति ही अपने आचार्य दाताओं की प्रशंसा करते हैं, शिवाजी और छत्रसाल की प्रशंसा करते हैं। कहीं कहीं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी करते हैं, जाहिर सी बात है क्योंकि ये रीतिकाल की विशेषता रही है, परंतु जनता को प्रोत्साहित करने के लिए, देश के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए, उनके अंदर उत्साह जगाने के लिए अनिवार्य भी था। उनके आचार्यदाता शिवाजी और छत्रसाल वैसे भी जननायक थे जिन्होंने सदा देश कल्याण, जन कल्याण के लिए कार्य किया। तो उदाहरण सहित यहाँ पर हम उदाहरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस विषय में जो कहा वो लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग भूषण की पंक्तियाँ को नहीं लिखेंगे, अपितु इस पर आधारित आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, ठीक है। तो आचार्य दाताओं की प्रशंसा के आधार पर भूषण पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा उस बात को हम लोग लिख देंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भूषण पर बात करते हुए लिखते हैं कि शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे आचार्य दाताओं की प्रशंसा की प्रथा के अनुसरण मात्र नहीं है। इन वीरों का जिस उत्साह के साथ सारी हिंदू जनत स्मरण करती है, उसी की व्यंजना भूषण ने की है। तो इस बात को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। दोस्तों, अब तक जो हम लोगों ने चर्चा की ये भूषण की भाव पक्ष के अंतर्गत आ जाएगी। अब हम कला पक्ष पर बात करेंगे, छंद और अलंकार। भूषण की काव्य में कवित्व, सवैया, दोहा और छप्पय आदि जैसे छंदों का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। वही अलंकार की बात करें तो उनके काव्य में अधिकतर अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। भाषा शैली की बात करें तो भूषण मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं लिखते थे, परंतु उसमें भी अरबी, फारसी, प्राकृत, बुंदेलखंडी आदि का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। तथा शैली की बात करें तो उनके काव्य में ओजपूर्ण वर्णन शैली हमें देखने को मिलता है। बस अगर आपसे भूषण पर आधारित ये तीनों ही प्रश्न पूछता है तो आप इस उत्तर को लिख दीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छी खासी मार्क मिल जाएगी। देखिए, बहुत ज़्यादा लिखना भी व्यर्थ है, हमें मार्क्स पर ध्यान रखते हुए अपने उत्तर को लिखना है। ये जो मैंने आपको उत्तर दिया, अगर आपको इसको बहुत ही छोटा छोटा लिखेंगे फिर भी ये 4 पेज तो मिनिमम 4 पेज तो होगा ही होगा, और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है। आशा करता हूँ आप सभी को दोस्तों समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने जितने भी उदाहरण दिए हैं वहाँ कहीं ना कहीं वीर रस की प्रधानता, उसके बाद राष्ट्रीय भावना की प्रधानता देखने को मिलता है, इसलिए ये तीनों ही प्रश्न पर सटीक रहता है। और आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आए दिन वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अपने ड्यूटी के चलते मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। फिर भी कोशिश करता हूँ आप लोगों के डिमांड अनुसार मैं समय समय पर वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।